तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में, जहां पे आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और आपको आसान शब्दों में आंसर समझाने वाले हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो FIUGP सेमेस्टर 3 2023-27 सेशन वाले पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर चुना है उनके लिए ये मेजर पेपर 4 में ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और प्रश्न क्या है? कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत। ठीक है, इसका प्रश्न किस प्रकार से आपको बन सकता है वो भी मैंने लिख के दिखाया हुआ है कि कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें या फिर कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। दोनों का सेम उत्तर लिखना है, किस प्रकार से लिखना है ये हम टोटल अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हम लोग आज की टॉपिक की तरफ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इस प्रकार के गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जाता है कि किस प्रकार से आपको आंसर्स लिखना है। ठीक है, तो चलिए आंसर लिखने का शुरुआत हम लोग भूमिका के साथ करेंगे। तो भूमिका में सबसे पहले लिखेंगे कि प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने राजनीति शास्त्र को एक सुसंगठित एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में इनकी भूमिका अत्यंत निर्णायक रही। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि कौटिल्य जो थे, मतलब कि चाणक्य, वो भारत के एक महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ आचार्य थे और इन्होंने ही राजनीतिक शास्त्र को एक सुसंगठित एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान किया था। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा कि मौर्य वंश का संस्थापक भले ही चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, लेकिन इनके पीछे कौटिल्य या फिर जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, अब आगे लिखा है कि चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र न केवल तत्कालीन शासन व्यवस्था का दर्पण है, बल्कि यह आज भी राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में अद्वितीय माने जाने वाला ग्रंथ है। तो देखिए क्या है कि चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। ये वो वाला अर्थशास्त्र नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं है, ये चाणक्य का अर्थशास्त्र है। और इसमें क्या होता था? सिर्फ राजनीति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, प्रशासन, इन्हीं सभी चीजों के बारे में चर्चा की जाती थी। ठीक है, और नॉर्मल इकोनॉमिक्स में क्या होता है वो आप जानते ही हैं कि अर्थव्यवस्था के बारे में या फिर उत्पादन, वितरण, खपत, व्यापार, इन सभी चीजों के बारे में लिखा होता है या उसमें पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था वो इससे अलग था। ठीक है, उसमें क्या होता था? कूटनीति, प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सब चीजों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो न केवल तत्कालीन शासन व्यवस्था का दर्पण है, बल्कि यह आज भी राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में अद्वितीय माने जाने वाला एक ग्रंथ है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होता है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए साप्तांग सिद्धांत की स्थापना की, जो कि राज्य के 7 अनिवार्य अंगों का वर्णन करता है। यह सिद्धांत यह बताता है कि कोई भी राज्य केवल राजा के द्वारा नहीं चलता, बल्कि उसमें 7 महत्वपूर्ण अंगों का संतुलन आवश्यक होता है। यह सिद्धांत उस समय का एक पूर्ण प्रशासनिक ढांचा प्रस्तुत करता है, जिसे आज के समय में भी नीति निर्माण, शासन प्रबंधन एवं राजनीतिक अध्ययन में एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा जाता है। कौटिल्य के अनुसार कोई भी राज्य 7 प्रमुख अंगों से मिलकर बनता है, जो निम्नलिखित है। ठीक है, तो क्या है कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसमें राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है साप्तांग सिद्धांत। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि एक राज्य केवल राजा के बल पर नहीं चलता, बल्कि उसमें कुल 7 महत्वपूर्ण अंगों का संतुलन में होना आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी राजा अपने राज्य में तब तक सही से शासन नहीं कर सकता है जब तक ये 7 अंग प्रमुख रूप से संतुलित रूप में ना हो। ठीक है, और आज के समय में भी इस सिद्धांत को, मतलब कि साप्तांग सिद्धांत को नीति निर्माण, शासन प्रबंधन एवं राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब कौटिल्य के अनुसार राज्य के वो 7 प्रमुख अंग क्या है वो हम लोग नीचे एक एक करके डील करेंगे और उसको भी जानेंगे और अच्छे प्रकार से समझेंगे। ठीक है, तो साप्तांग सिद्धांत के वो 7 अंग क्या क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी देख सकते हैं कि कोई भी राज्य 7 प्रमुख अंगों से मिलकर के बनता है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। पहला क्या है? स्वामी, मतलब कि राजा। दूसरा है आमत्य, जिसका मतलब होता है मंत्री। तीसरा है जनपद, जिसको बोलते हैं प्रजा एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, चौथा है दुर्ग, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था। पांचवा कोष, राजकोष या धन संपत्ति। छठा होता है दंड, सेना एवं प्रशासनिक शक्ति। और 7वां है मित्र, सहयोगी राज्य, मतलब कि। ठीक है, तो कौटिल्य के द्वारा दिए गए साप्तांग सिद्धांत का यही प्रमुख 7 अंग है जिससे कि मिलकर के एक अच्छा राज्य बनता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि इन 7 अंगों का समान रूप से सुदृढ़ होना राज्य की स्थिरता, समृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य है। यदि इनमें से एक भी अंग कमजोर होता है तो समस्त राज्य तंत्र कमजोर पड़ जाता है। मतलब कि किसी भी राज्य की स्थिरता, समृद्धि और उसके विकास के लिए इन 7 अंगों का प्रमुख रूप से समान रूप से सुदृढ़ होना आवश्यक होता है। अगर इनमें से कोई एक भी कमजोर होता है तो पूरा राजतंत्र कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए इन सभी का 7 का समान रूप से मजबूत होना
आवश्यक होता है। अब आपको इन सातों को डिफाइन करके लिखना है, क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए और क्या होता है वो सातों इस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये किस प्रकार से लिखेंगे, तो चलिए आगे बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्या था, स्वामी, ठीक है, मतलब कि राजा। इसमें लिखेंगे कि राजा को कौटिल्य ने राज्य की आत्मा माना है। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा धर्म, अर्थ एवं काम का साधन है। एक आदर्श राजा वही होता है जो न्यायप्रिय, परिश्रमी, बुद्धिमान, नीति निपुण और प्रजा के हितों में कार्य करने वाला हो। तो देखिए, कौटिल्य ने राजा को राज्य की आत्मा के रूप में माना है, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है कि राजा जो होता है वो धर्म, अर्थ एवं काम का साधन होता है। और एक आदर्श राजा उन्हीं को माना है जो न्यायप्रिय हो, परिश्रमी हो, बुद्धिमान हो, नीति निपुण हो और प्रजा के हित में कार्य करने वाला हो। वही एक आदर्श राजा के रूप में अर्थशास्त्र में वर्णित है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे राजा के गुण, मतलब राजा में क्या क्या गुण होना चाहिए। पहला, सत्यनिष्ठ और चरित्रवान होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा और विद्या में निपुण होना चाहिए। तीसरा, कूटनीति और युद्ध कला में पारंगत हो, निर्णय लेने की क्षमता संपन्न हो। और पांचवा, प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो। तो एक राजा में क्या क्या गुण होना चाहिए कि वो सत्यनिष्ठ हो और चरित्रवान हो, मतलब कि राजा चरित्रवान हो और सत्यनिष्ठा वाला हो। दूसरा, शिक्षा और विद्या में निपुण होना चाहिए राजा को। तीसरा, कूटनीति और युद्ध कला में पारंगत हो, ये तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। एक राजा को कूटनीति और युद्ध कला जरूर आना चाहिए, नहीं तो बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक षड्यंत्र में ही वो मारा जाएगा या फंस जाएगा, ठीक है। राजा का चौथा गुण क्या होना चाहिए कि निर्णय लेने की क्षमता उसमें भरपूर होनी चाहिए, ठीक है। और पांचवा, प्रजा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, मतलब कि एक राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए, वो प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि कौटिल्य ने राजा को अपने ऊपर संयम रखने, कर्तव्य परायणता निभाने और स्वार्थ से ऊपर उठकर राज्य की सेवा करने की शिक्षा दी है। राजा का लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि राज्य और प्रजा की भलाई होनी चाहिए। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या है कि राजा को संयम रखने वाला बताया गया है, अपने कर्तव्य को निभाने वाला बताया गया है और साथ ही स्वार्थ से ऊपर हटकर राज्य की सेवा करने की शिक्षा दी गई है इसमें, ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया है कि एक राजा का लक्ष्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है बल्कि राज्य और प्रजा की भलाई होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा है आमत्य, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत में दूसरा क्या वर्णित किया गया, किसके बारे में वर्णित किया गया है, वो आमत्य मतलब कि मंत्री। इसमें क्या लिखेंगे कि राजा के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों में सहयोगी और मार्गदर्शक के रूप में मंत्री वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों के बिना शासन एक अंधे व्यक्ति के हाथ में तलवार थमाने जैसा है। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मंत्री के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि जो मंत्री होते हैं मतलब कि आमत्य होते हैं वो राजा के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों में सहयोगी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साथ ही यह भी कहा है कि मंत्रियों के बिना शासन एक अंधे व्यक्ति के हाथ में तलवार थमाने जैसा है, मतलब कि बिना मंत्री के शासन करना एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में तलवार दे देना है जिसको दिखाई नहीं देता है, वो इधर उधर तलवार चलाएगा, ठीक है, और क्या पता कभी खुद का भी नुकसान कर बैठे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आमत्य के आवश्यक गुण, मतलब कि अब मंत्रियों में क्या क्या आवश्यक गुण होना चाहिए जो कि अर्थशास्त्र में वर्णित है, इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आमत्य के आवश्यक गुण। उसमें पहला गुण क्या होना चाहिए कि मंत्री या आमत्य विद्वान, नीतिज्ञ और अनुभवी होना चाहिए। दूसरा, विश्वसनीय और ईमानदार होना चाहिए। तीसरा, गुप्त बातों को रखने में कुशल हो। और चौथा कि एक आमत्य को तटस्थ निर्णय लेने वाला होना चाहिए। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कि निडर और राजा के प्रति वफादार होना चाहिए। एक आमत्य को निडर होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए और अपने राजा के प्रति वफादार होना चाहिए, ठीक है। अब आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि राजा को मंत्रियों के चयन में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। मंत्री वही होना चाहिए जो राजा की योजनाओं को क्रियान्वित कर सके और राज्य हित में निडर निर्णय ले सके। तो देखिए क्या है कि कौटिल्य का मानना है कि राजा जो होते हैं उनको मंत्रियों के चयन में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। मंत्री उसी को चुनना चाहिए, उसी को बनाना चाहिए जो राजा की योजनाओं को काम में ला सके, क्रियान्वित कर सके और राज्य हित में निडर होकर के फैसला ले सके, निर्णय ले सके, ठीक है। अब सप्तांग सिद्धांत का अगला अंग है जनपद, ठीक है। इसका मतलब प्रजा एवं राज्य क्षेत्र। इसमें किस प्रकार से लिखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार जनपद का अर्थ केवल भूभाग नहीं बल्कि वहां की प्रजा, उनकी संस्कृति, जीवन शैली, आर्थिक व्यवस्था और कृषि प्रणाली भी है। कोई भी राज्य तभी सशक्त हो सकता है जब उसकी प्रजा खुशहाल, उत्पादक और राजा के प्रति वफादार हो। तो कौटिल्य का क्या मानना है कि जो भी जनपद है उसका अर्थ सिर्फ भूभाग नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि जनपद का अर्थ केवल जमीन नहीं होता है बल्कि वहाँ जो प्रजा रहते हैं उनकी क्या संस्कृति है, कैसी उनकी जीवन शैली है, उनका आर्थिक व्यवस्था कैसा है या फिर आर्थिक जीवन किस प्रकार से है और उनका कृषि प्रणाली क्या है, ये सभी मिलकर के एक जनपद का निर्माण करती है। ये कौटिल्य का मानना है, ठीक है। और उनका कहना है कि कोई भी राज्य तभी सशक्त हो सकती है, तभी मजबूत हो सकती है जब वहाँ की प्रजा क्या हो, खुशहाल हो, उत्पादक हो और अपने राजा के प्रति वफादार हो, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे जनपद की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए कौटिल्य के अनुसार। तो जिस प्रकार से हम यहाँ लिखे उसी प्रकार से आपको भी आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक हेडिंग बनाना है जनपद की विशेषताएं, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि कृषि योग्य उपजाऊ भूमि हो, जल स्रोत की उपलब्धता हो,
व्यापार और उद्योग की संभावनाएं हो, सुसंस्कृत और सुसंयमित प्रजा हो, और सबसे महत्वपूर्ण कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता हो। तो इतना लिखने के बाद फिर पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है कि राज्य का विकास तभी संभव है जब जनपद सुरक्षित और उन्नत हो, प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति, न्याय की उपलब्धता, कर प्रणाली की सुचारुता आदि सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। मतलब कि राज्य का विकास तभी संभव है जब जनपद जो है वो सुरक्षित और उन्नत हो। ठीक है, उसके साथ राजा की मतलब कि सरकार की भी कुछ प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, जो क्या है कि प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, न्याय की उपलब्धता करवानी चाहिए, कर प्रणाली की सुचारुता हो, ये सभी जो है वो सरकार की मतलब कि राजा की जिम्मेदारी होती है। चौथा अंग है दुर्ग, मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि दुर्ग से तात्पर्य राज्य की रक्षात्मक व्यवस्था से है, जिसमें किले, सीमाएं, गोदाम, शस्त्रागार और सैन्य चौकियां शामिल है। दुर्ग न केवल बाहरी शत्रुओं से रक्षा करता है बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कि कौटिल्य का दुर्ग से क्या तात्पर्य है कि एक ऐसा रक्षात्मक व्यवस्था निर्माण हो जिसमें किले, सीमाएं, गोदाम, शस्त्रागार और सैन्य चौकियां सभी शामिल हो। ठीक है, दुर्ग न केवल बाहरी शत्रुओं से रक्षा प्रदान करेगा बल्कि प्राकृतिक आपदा अगर कोई किसी भी प्रकार की राज्य क्षेत्र में आती है तो उससे भी सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, अब कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के कितने प्रकार होते हैं इसको हम लोग लिखना है। ठीक है, पहला है पर्वत दुर्ग, जो पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होता है उसको पर्वत दुर्ग कहते हैं। ठीक है, दूसरा है वन दुर्ग, जो जंगलों के बीच में बना हो, जंगलों के बीच में स्थित हो, उसको वन दुर्ग बोलते हैं। और तीसरा जल दुर्ग, जो नदियों या समुद्रों से घिरा हो। चौथा दुर्ग का प्रकार है मरुदुर्ग, जो मरुस्थल में स्थित हो, रेगिस्तान में स्थित हो। ठीक है, उसको मरुदुर्ग कहेंगे। और पांचवा है नगरी दुर्ग, जो नगरों में स्थित हो किले के रूप में। तो कौटिल्य के अनुसार कुल 5 तरह के दुर्ग होने चाहिए, 5 प्रकार के दुर्ग होने चाहिए। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि कौटिल्य ने ऐसे दुर्ग की कल्पना की जो आपातकालीन स्थिति में प्रजा और राजा दोनों को आश्रय दे सके, सैन्य शस्त्रों, भोजन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था के साथ साथ दुर्ग की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या है कि कौटिल्य ने ऐसे दुर्ग की कल्पना की थी जो आपातकालीन स्थिति में मतलब किसी भी प्रकार का अगर इमरजेंसी कोई राज्य पे आता है तो उस स्थिति में प्रजा और राजा दोनों को आश्रय दे सके, और उस दुर्ग में सैन्य शस्त्र, भोजन, पानी, पर्याप्त व्यवस्था के साथ साथ दुर्ग की सुरक्षा की भी विशेष व्यवस्था होने की बात कही है कौटिल्य ने। ठीक है, पांचवा अंग है कोष, मतलब कि धन। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कि राज्य के संचालन हेतु धन अत्यंत आवश्यक होता है। कोष को कौटिल्य ने राज्य की प्राणवायु माना है। राजकोष में पर्याप्त मात्रा में धन होने से राज्य न केवल आपदा में संभल सकता है बल्कि विकास कार्यों को भी सुचारू रूप से चला सकता है। तो कौटिल्य के अनुसार धन को मतलब कि कोष को एक राज्य का अत्यंत आवश्यक वस्तु के रूप में माना है। ठीक है, और इसे राज्य के लिए प्राणवायु की संज्ञा दिया है। प्राणवायु हम लोग किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को। जैसे ऑक्सीजन किसी भी जीव के लिए जरूरी है, उसी प्रकार से राज्य के लिए धन जरूरी होता है। ठीक है, ये कहना है कि इनका कौटिल्य का, और इनका मानना है कि यदि किसी राज्य में पर्याप्त मात्रा में धन होते हैं तो न केवल आपदा के समय खुद को संभाल सकते हैं बल्कि अपने क्षेत्र के विकास में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब कौटिल्य ने कोष की प्राप्ति के कुछ साधन भी बताए। ठीक है, कि सिर्फ कोष को महत्वपूर्ण बताना तो इंपॉर्टेंट नहीं था, अब यहाँ पे किस प्रकार से कोई भी राज्य कोष को या धन को संचित कर सकता है, कमा सकता है, उसके भी कुछ साधन बताए हैं कौटिल्य ने। तो पहला क्या है? कर और शुल्क, मतलब कि टैक्स वगैरह। ठीक है, दूसरा है वाणिज्य एवं व्यापार, तीसरा है खनिज और प्राकृतिक संसाधन, चौथा है युद्ध में प्राप्त धन संपत्ति। तो इन सभी साधन के माध्यम से किसी भी राज्य को धन की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि कौटिल्य का मानना था कि कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रजा पर अनावश्यक बोझ ना पड़े लेकिन कोष में स्थिर आय बनी रहे। कोष का अपव्यय राज्य के पतन का कारण बन सकता है। तो जिस प्रकार से हम लिखे हैं, जिस प्रकार से आपको बता रहे हैं, उसी प्रकार से आपको भी अपने आंसर शीट में लिखना है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को, एक एक चीज समझ समझ के। तो चलिए उत्तर में आगे बढ़ते हैं, और सप्तांग सिद्धांत का अगला अंग है दंड। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि दंड का तात्पर्य राज्य की कार्यकारी और दंडात्मक शक्ति से है, अर्थात सेना और प्रशासन। सेना राज्य की बाहरी तथा आंतरिक सुरक्षा का मूल आधार होती है। तो कौटिल्य के अनुसार दंड का तात्पर्य क्या होता है? किसी भी राज्य की कार्यकारी और दंडात्मक शक्ति। ठीक है, जिसमें क्या आता है? सेना और प्रशासन, जिसमें से सेना राज्य की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दोनों का मूल आधार होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझ गए। अब आगे लिखेंगे दंड के तत्व। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि प्रशिक्षित और अनुशासित सेना होनी चाहिए, दूसरा योग्य अधिकारी होना चाहिए, तीसरा तत्व है न्यायिक तंत्र, और चौथा है अपराध और दंड की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए, और पांचवा कूटनीति शक्ति मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद फिर से आपको पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है कि कौटिल्य के अनुसार दंड को विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना चाहिए। यदि दंड का दुरुपयोग हो तो प्रजा में असंतोष फैल जाती है, लेकिन यदि यह निष्क्रिय हो तो अराजकता उत्पन्न होती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, इसमें कौटिल्य ने क्या कहा है कि दंड को बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि किसी को भी दंड अगर दिया जा रहा है तो बहुत सोच समझ के और सावधानी से उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर दंड का दुरुपयोग होता है तो प्रजा में क्या है? असंतोष फैल जाएगा,
लेकिन अगर दंड को निष्क्रिय कर दिया जाए, अच्छे तरीके से दंड का प्रयोग नहीं किया जाए, जो जिस दंड के लायक है, अगर उसको उस प्रकार का दंड नहीं मिलता है, तो क्या होगा, समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए कौटिल्य ने कहा है कि दंड का बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना चाहिए, जिससे दोनों का संतुलन बना रहे। ठीक है, अब साप्तांग सिद्धांत का सबसे अंतिम मतलब कि 7वां अंग है मित्र। यहाँ पे कौटिल्य का मित्र से तात्पर्य है सहयोगी राज्य। ठीक है, इसमें लिखना है कि कौटिल्य ने मित्रों को राजनीतिक शक्ति का महत्वपूर्ण अंग माना है। मित्र वह होता है जो संकट की घड़ी में सहायता करता है, राज्य के हित में कार्य करता है और विश्वास पात्र होता है। अब क्या है कि कौटिल्य ने मित्रों के भी प्रकार बताए। ठीक है, पहला है प्राकृतिक मित्र, वैसे मित्र जो भौगोलिक निकटता या समान स्वार्थों के कारण बने। ठीक है, एक ही स्वार्थ के कारण या फिर भौगोलिक निकटता के कारण जो दोस्त बनते हैं वो प्राकृतिक मित्र कहलाते हैं। दूसरा राजनीतिक मित्र, जो संधि, समझौते या विवाह संबंधों से उत्पन्न होती है, वैसी मित्रता को राजनीतिक मित्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे राजनीतिक लिखना है। और तीसरा प्रकार है अंतरात्मा मित्र। ठीक है, इसमें एक मित्र को पूर्णतः निस्वार्थ और विश्वसनीय सहयोगी बनना होता है। अब फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार मित्र का चुनाव सूझबूझ से करनी चाहिए। कूटनीति में मित्रता एक रणनीतिक साधन होती है जिसका प्रयोग संतुलन बनाए रखने में किया जाता है। मतलब कि कौटिल्य का कहना क्या है कि मित्र का जो चुनाव है वो काफी सूझबूझ के साथ करनी चाहिए, क्योंकि एक मित्र जो होता है वह कूटनीति में राजनीतिक साधन होता है जिसका प्रयोग संतुलन बनाए रखने में किया जाता है। ठीक है, अब आगे है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की विशेषता। ठीक है, अगर आपसे आलोचनात्मक विवरण पूछे तब आपको यह लिखना महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो अगर आप यहां तक लिख देंगे तो आपका सप्तांग सिद्धांत का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आलोचनात्मक पूछे तो ये आपको लिखना ही लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो एक हेडिंग बनाना है आपको कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की विशेषताएं, और उसमें पहला विशेषता क्या होता है, क्या है कि व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मतलब कि यह सिद्धांत केवल सिद्धांत नहीं बल्कि अत्यंत व्यवहारिक है। जैसा कि अभी तक आपको ये पढ़ के समझ तो आ ही गया होगा कि जितना भी बात कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में बोला है वो सारा व्यवहारिक है, और अभी के जीवन में भी या अभी के समय में भी इन सभी चीजों का बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है। अब कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की दूसरी विशेषता क्या है कि राज्य के सभी आयामों को समाहित किया गया है। ठीक है, मतलब कि इसमें शासन, प्रशासन, सैन्य, कूटनीति, अर्थव्यवस्था सभी को एक साथ समाहित किया गया है। और तीसरी विशेषता है राजा का केंद्रीय लेकिन उत्तरदायी स्थान, मतलब कि राजा सर्वोपरि होते हुए भी अन्य अंगों पर निर्भर है। और चौथी विशेषता है राज्य का संतुलित दृष्टिकोण, मतलब सभी अंगों का सामंजस्य ही राज्य की स्थिरता और उन्नति सुनिश्चित करता है। और इसकी पांचवी विशेषता है कूटनीति और मित्रता को मान्यता। ठीक है, इसमें क्या है कि बाह्य संबंधों की महत्ता को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना आंतरिक व्यवस्था को दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सप्तांग सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है इस चीज को। ठीक है, मतलब कि अभी के समय में सप्तांग सिद्धांत का यूज किस प्रकार से हो रहा है इस चीज को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि यद्यपि कौटिल्य का यह सिद्धांत हजारों वर्ष पूर्व प्रतिपादित हुआ था, फिर भी इसकी उपयोगिता आज भी विद्यमान है। यदि हम आधुनिक राष्ट्र की रचना पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि एक आधुनिक लोकतांत्रिक देश भी सातों अंगों के बिना अधूरा है। तो देखिए क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है ये काफी हजारों साल पहले बना था, काफी हजारों साल पहले प्रतिपादित हुआ था। ठीक है, लेकिन आज भी इसका उपयोग हम लोग अपने आधुनिक समाज में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि कौटिल्य ने पहले अंग के रूप में राजा को बताया। ठीक है, और अभी राजा के स्थान पे हमारा क्या होता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं। दूसरा उसने बताया था आमत्य, मतलब कि मंत्री, और आज भी नीतियों के निर्धारण और प्रशासन में केंद्रीय भूमिका मंत्री ही निभाते हैं। ठीक है, आज के आधुनिक राष्ट्र में भी कोई भी नीति मंत्रियों के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा अंग बताया था जनपद को, जो कि आज भी नागरिकों और राज्यों या जिलों के रूप में विद्यमान है। इस चीज को तो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चौथा उसने बताया था क्या, दुर्ग, तो क्या है कि आज भी सुरक्षा एजेंसियों और तकनीकी रक्षा प्रणालियों के रूप में कार्य कर रहा है। तो कौटिल्य ने दुर्ग के बारे में क्या बताया था कि वहां की जनता को सुरक्षा प्रदान कर सके, तो उसी प्रकार से अभी भी सुरक्षा एजेंसियां और तकनीकी सुरक्षा प्रणाली ये सभी इसी रूप से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पांचवा अंग बताया था किसको, कोष को। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि यानी आर्थिक नीतियां, बजट, टैक्स प्रणाली, रिजर्व बैंक आदि आज के आधुनिक रूप में भी कोष के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इन सभी का कार्य आज भी क्या है, कोष को संरक्षित करना या फिर टैक्स वगैरह या फिर नीतियां बना करके कोष शक्ति को मजबूत करना, फाइनेंशियल स्टेट को मजबूत करना, यही काम है आज भी। छठा अंग था दंड। ठीक है, यानी न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन की आज भी वही महत्व है। और अंतिम अंग क्या था, मित्र, मतलब आज के समय में इसका क्या महत्व है कि यानी कूटनीति, सहयोगी राष्ट्र, व्यापारिक संधियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि आज के संदर्भ में वही भूमिका निभा रहे हैं। मतलब कि यदि आज के समय का बात करें तो ये सभी भी वही भूमिका निभा रहे हैं जो प्राचीन समय में कौटिल्य ने मित्र के बारे में कहा था। अब फाइनली हम लोग इस उत्तर का निष्कर्ष को लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत केवल एक प्राचीन राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह आज भी शासन, प्रशासन, कूटनीति और नीति निर्माण के क्षेत्र में एक कालजयी मार्गदर्शक सिद्धांत है।
इस सिद्धांत में वर्णित 7 अंगों का संतुलन किसी भी राष्ट्र के दीर्घकालिक स्थायित्व, समृद्धि और सशक्त शासन के लिए अनिवार्य है। आगे लिखेंगे कि चाणक्य का यह योगदान न केवल भारतीय राजनीति चिंतन की अमूल्य धरोहर है, बल्कि यह विश्व राजनीति के बुनियादी ढांचे में भी एक सशक्त विचार प्रणाली के रूप में स्थापित है। तो इसी प्रकार से आपको भी निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर पूर्ण तरीके से समाप्त होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और अगर किसी भी प्रकार का वीडियो से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अगर नेक्स्ट आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार से आपको वीडियो प्रोवाइड हम करवाते रहते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से लिखिएगा। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे खत्म। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।